फ्रेंड्स, तो आज हम एक और नई चीज़ जो है डिस्कस करने वाले हैं, रिट्स। ये नई चीज़ है बिल्कुल। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको एक नया तरीका है, अल्टरनेट वे है इन्वेस्ट करने के लिए, अपना पैसा जो है एक नई जगह लगाने के लिए। आप यूजुअली तो इन्वेस्टमेंट के दो तीन रास्ते ही आपको पता होते हैं, या तो एफडी में लगा दो, या बैंक में डाल दो, या स्टॉक मार्केट में लगा दो, या तो इन्वेस्ट कर दो प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर ही है, पर आपको पूरा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप खुद ही प्रॉपर्टी खरीदो, खुद डेवलप करो, इतना कुछ आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते थे रियल इस्टेट में, क्या होता है कि आप करते हो कि आपके पास पैसा है तो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको रख ली। या तो अगर रेंटल वाली है तो उसको आपको रेंट जनरेट हो जाएगा, अगर आपने खरीदी है रेंटल वाली जो। नहीं तो अगर प्लॉट है तो उसमें तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगी आपको ना। आप उसका, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसको और डेवलप करके और फिर इनकम रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है रिट्स। तो हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये रिट्स। तो ये है एक रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो क्या करता है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो अपना जो पैसा है वो लार्ज स्केल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पर लेकिन रियल इस्टेट सेक्टर में, पर लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद डेवलप करे उस स्टेट को, मतलब एसेट को। जैसे प्रॉपर्टी है, वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ प्रॉपर प्लॉट ले, उसके ऊपर कुछ और कंस्ट्रक्ट करे, होटल वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ जनरेट करे जिससे वो रेवेन्यू कमाए। तो उसके लिए ये है रेट इन्वेंट करा गया। अब रीट क्या होता है कि कंपनी है जो उसको ओन करेगी प्रॉपर्टी को, आप उसके अंदर पैसा डालोगे बजाय कमर्शियल ख़रीदने के लिए। और वो क्या करेगी, उसी प्लॉट लेके वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग बना लेगी, उसके ऊपर मॉल्स बना लेगी, अपार्टमेंट्स बनाएगी, सेल्फ स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज़ बनवाएगी, वेयर हाउसेस बनवाएगी, मॉर्गेजेस बनवाएगी, मॉर्गेज लोन दे देगी उस प्रॉपर्टी के ऊपर। पहले कुछ भी करेगी, उसको डेवलप करेगी। पर उनका मोटो क्या है कि रीट जो है, जैसे आपने पैसा डाला तो वो खुद खरीदेगा प्रॉपर्टी और उसको डेवलप करेगा। उसका फर्स्ट प्राइमरी ऑपरेशन जो होगा वो ये होगा। अब ताकि ये इसलिए क्योंकि आपका एक अलग जो एक पोर्टफोलियो बनाओगे आप इन्वेस्टमेंट के रूप में। जैसे एक टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा आपका स्टॉक मार्केट में, एक टाइप का होगा रियल इस्टेट में। ऐसे एक गोल्ड बॉन्ड आते हैं सोवरिजन के, आप उसमें क्लासीफाई कर सकते हो। अपने रिस्क को देख के, आप रिस्क एपेटाइट जितनी होगी आपकी, उस टाइप से जो है आप क्लासीफाई कर दो अपने अमाउंट को। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दो, अगर कम है तो 1/4 या 1/3 आप उसमें लगाओ, 1/3 रियल इस्टेट में लगा दो, 1/3 सोवरिजन में लगा दो। तो आप ऐसे जो है आपका पोर्टफोलियो डिवाइड कर सकते हो। तो आप इससे क्या होगा, रेट खरीदने से आपका एक पोर्टफोलियो में एक एंट्री हो जाएगी रियल इस्टेट सेक्टर की, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। अधिकतर आपने सुना होगा कि रियल इस्टेट में तो फ़ायदा ही होता है, क्योंकि अब प्रॉपर्टी के रेट अभी भी देखोगे ना तो हमेशा ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। मतलब अभी तो ऑल टाइम हाई चल रही है, इतनी तेज़ी है प्रॉपर्टी में कि मतलब लॉकडाउन में भी लोगों के पास इतना पैसा था कि प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते गए। मुंबई में भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। यहाँ जहाँ पे नीमच में रहता हूँ, नीमच में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ये देख सकते हो रियल एस्टेट सेक्टर इस तरह पूरा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, अब कोई क्यों रीट में पैसा लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मार्केट डिक्लाइन होता है, तो मार्केट होता है एक, तो फिर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फिर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, एक कॉस्ट इशू होती है। ये चार तो फैक्टर्स है ये जो आपको पता है। फोर्थ क्या है कि अगर रीट जो है एक नया वे प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। ये चार तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशंस क्या है। अब रीट जो है एक नया वे जो है प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को अपना पैसा रियल इस्टेट बनाने में, कमर्शियल आउटपुट खड़ा करने के लिए। मतलब जितना भी आपके पास पैसा है, या तो आप उतना पैसा तो आपके पास नहीं होगा कि आप उसको जो है कमर्शियल आउटलेट पूरा खरीद ही लो। जैसे कोई बिल्डिंग है, जैसे एग्जांपल है तो इंदौर में सिल्वर मॉल की एक बिल्डिंग है, अगर आप इतना पैसा तो है नहीं आपके पास कि पूरा मॉल खरीद लो, तो वही कमर्शियल सेंटर है। तो अब इसमें आप रीट के थ्रू पैसा लगा सकते हो, आपके पास एक स्टेट आ जाएगा, मतलब एक परसेंटेज जो है आपको डिफाइन हो जाएगा कि आपको इतना % आपको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, इस जितना रेवेन्यू उस मॉल से जनरेट होगा। तो बेटर तो ऑप्शन यही है कि रीट अपन रीट के थ्रू जो है इन्वेस्ट करें। इतना पैसा अपने पास नहीं है कि आप पूरा का पूरा मॉल खरीद लो, उसको कंस्ट्रक्ट कर लो, कमर्शियल रूप में बना लो। तो बेटर ऑप्शन होता है रीट के थ्रू बनाना। तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो डील करता है वो रीट के थ्रू करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रीट्स, कितने टाइप्स ऑफ रीट्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक जो रीट होते हैं वो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट होता है, और एक जो होता है वो लिस्टेड नहीं होता है। अब डिफरेंस क्या है,
मैनी जो जितने भी रीट्स जो होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं वो पब्लिक ट्रेड कर सकते हो, आप उसे डायरेक्ट जो है शेयर्स ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, वो एसईसी के साथ जो है रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपको फ्रॉड से बचना होता है, मैं बाद में बताऊंगा वैसे, पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी से कि अगर फ्रॉड से बचना है तो आपको एसईसी जो है रजिस्टर्ड चेक करना पड़ेगा आपको कि रीट जो है वो एसईसी से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है। और नॉन ट्रेडेड जो अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, फर्स्ट टाइप तो हो गया एक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, जितने भी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसके अंदर जो है रीट लिस्टेड होता है, तो आप वहाँ से ब्रोकर के थ्रू जो है शेयर्स खरीद सकते हो, ठीक है। एक दूसरा होता है नॉन ट्रेडेड, नॉन एक्सचेंज नॉन ट्रेडेड रीट्स। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी दूसरे काइंड के रेट्स जो होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए आप उनसे ले सकते हो जो ऑलरेडी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्रोकर, आप उनके थ्रू जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब रिस्क क्या क्या और बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं। रेट्स ऑफर्स अ वे टू इंक्लूड रियल एस्टेट, ध्यान से सुनना है लाइन को, रेट्स ऑफर्स अ वे टू इंक्लूड रियल एस्टेट इन वंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मैंने आपको बताया था आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको डाइवर्सिफाई करना करके जो है रखना चाहिए हमेशा। आप अगर एक ही चीज़ में अपना पैसा जो है पूरा लगा दोगे तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर वो चीज़ डाउन हो गई तो आप पूरा ख़त्म हो जाओगे। तो बेहतर यही है कि मतलब जितना आपका पोर्टफोलियो, जैसे 1 लाख का भी आपका पोर्टफोलियो है तो आपको 25-25-25 करके 4 पार्ट में 4 सेक्टर में पैसा लगाओ, ताकि कोई अगर एक सेक्टर भी बेकार परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरा सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो उसकी भरपाई कर दे। ये एक एंट्री है रियल एस्टेट सेक्टर में रेट के थ्रू। रेट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, डिविडेंड यील्ड अपॉर्चुनिटी देता है, ये इसके जो डिविडेंड ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये डिविडेंड परसेंटेज जो है बहुत अच्छा होता है। लोग बहुत सारे शेयर्स खरीद के रखते हैं जो डिविडेंड अच्छा रहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, बीपीसीएल ने अभी 58 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड डिक्लेयर करा है। बीपीसीएल हर साल बहुत डिविडेंड देता है, इंटरिम डिविडेंड भर भर के डिविडेंड देता है। अभी इस साल उसने 3 डिविडेंड दे चुका है, 2 तो इंटरिम डिविडेंड है, तीसरा फाइनल प्लस स्पेशल डिविडेंड है। और कोल इंडिया भी बहुत डिविडेंड देता है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में डिविडेंड वाले शेयर्स बनाते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर लेकिन आपको मेरे साथ सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को अगर आपको ऐसी और चीज़ें जाननी है तो, ठीक है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, बीच में मत छोड़ा करो, समझ में नहीं आएगा। अब जितने कुछ रिस्क भी है वो रिस्क मैं आपको बताता हूँ। एक तो लैक ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। अगर आप नॉन ट्रेडेड जो है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रेट्स नहीं है उसके अंदर जो है पैसा लगाते हो तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। कल को वो बोल देगा कंपनी कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है तो मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, आप फिर प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते हो, शेयर्स की वैल्यू नहीं पता कर सकते हो, शेयर वैल्यू ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे रिस्क है। अगर ये सब उसी से रिलेटेड है नॉन ट्रेड वाली जो स्टॉक मार्केट में जो है लिस्टेड नहीं है, तो इसमें आपको जो है शेयर्स की वैल्यू पता नहीं चलेगी। अगर जो पब्लिकली ट्रेड कर रही है स्टॉक मार्केट में उसके तो शेयर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, पर लेकिन इसकी पता नहीं चलेगी। इसकी कब तक पता नहीं चलेगी? जब तक 18 महीने नहीं हो जाएंगे आपको पार्टिसिपेट करे हुए, अलॉट हुए हुए, ठीक है। एक ये 2 रिस्क और है, ये इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बाद में इसको शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है। और रेट को ख़रीदना और बेचना कैसे, अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो आप वहाँ से शेयर खरीद सकते हो ब्रोकर के थ्रू, और अगर दूसरे जो हैं वहीं से सेल भी कर सकते हो, ठीक है। और आप एक और तरीका है, अगर जो नॉन ट्रेड है मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन द नॉन ट्रेड रेट्स ऑफरिंग, ठीक है। जब वो रेट ऑफर करता है, जब वो ब्रोकर उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है तो उसके थ्रू जो है आप खरीद सकते हो। अब आप इससे भी खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड से, रेट का म्यूचुअल फंड भी आता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड भी आते हैं, तो उसके अंदर भी जो है आप पैसा लगा सकते हो। अंडरस्टैंडिंग फीस एंड टैक्सेस, अब कितनी फ़ीस लगती है और कितना टैक्स लगता है। ब्रोकरेज फीस तो हमेशा आप देखते ही है हर जगह की, जैसे बहुत सारी जैसे जीरोधा की तो 20 पर ट्रेड होती है, डिलीवरी में लो तो फ्री होता है स्टॉक इक्विटी में, बाकी एफ&ओ में 20 पर ट्रेड है, और इंट्राडे करते हो तो 20 पर ट्रेड है। वैसे इसकी भी फीस होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जो कर रहे हो तो नॉर्मल जो फीस अप्लाई होती है ब्रोकरेज फीस वो लगेगी। और अगर जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बाहर से आप करते हो, कोई प्राइवेट कंपनी है वो इशू कर रही है रीट्स और किसी ब्रोकर के थ्रू करते हो, तो वो 9 to 10% अप्रॉक्सीमेटली जितनी वैल्यू होती है उतने ब्रोकरेज लगती है, ठीक है। बाकी स्पेशल टैक्स कंसिडरेशन जैसे कुछ नहीं है, किस किस पे आपको जो है अलग से टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने रीट परचेस करा है आपको 100% टैक्सेबल अमाउंट वो होगी जो आपको डिविडेंड रिसीव होगा एक तो, और दूसरा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन और डिविडेंड जब भी आपको रिसीव होगी उसके आपको टैक्स देना पड़ेगा जो टैक्स रेट है उसके साथ में, ठीक है।
अब फ्रॉड मैं आपको बताता कि फ्रॉड कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो उसके अंदर। जितने भी पर्सन जो है वो सेल करना चाहते हैं रीड्स को, जो रजिस्टर्ड नहीं है SEC के साथ, वो सेल नहीं कर सकते, मतलब वो वेरीफाइड नहीं है। तो आप यू कैन वेरीफाई, मतलब आप वेरीफाई कर सकते हो पब्लिकली भी और नॉन ट्रेड रीड्स को भी SEC एडगर सिस्टम से। अगर आपको इसकी साइट चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, रिसर्च पब्लिक कंपनीज के ऊपर, एडगर के ऊपर। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगी वेबसाइट, आप इसके ऊपर जाके जो है सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो आप ऐसे शेयर्स कभी नहीं, मतलब रीड्स के जो है वो शेयर्स नहीं खरीदेंगे जो SEC के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए और मोस्ट टर्म्स, मतलब अच्छी अच्छी टर्म्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना हो सके शेयर करना।